दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। राधिका जी, गुणों और अवगुणों के समावेश से ही इंसान बनता है। इंसान जीवन में बहुत सी गलतियां करता है, मगर कुछ लोग कोई ऐसा नेक काम कर जाते हैं कि वे मरने के बाद भी लोगों की बातों में, उनकी यादों में जिंदा रहते हैं। यदि बाबा रामदेव पर लगाए गए आरोप सत्य हैं, और यदि वे यह साबित हो जाने पर भी उन मामलों में कानूनी कमियों में सुधार नहीं करेंगे, तब उन मामलों में मैं उनका विरोध भी करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनके भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह का समर्थन नहीं करूंगा। मैं स्वामी रामदेव जी के भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह का समर्थक था, हूँ और रहूंगा, क्योंकि इस सत्याग्रह में उनकी हर मांग राष्ट्र हित में है। जब 5 अप्रैल 2011 से माननीय श्री अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जन लोकपाल विधेयक पारित कराने के लिए उन्होंने आमरण अनशन आरंभ किया था, तब उनके समर्थन में मैंने भी जंतर मंतर से इंडिया गेट तक हाथ में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आंखें बंद करके बाबा रामदेव जी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उनका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी हर मांग राष्ट्र हित में है और मैं देश हित वाले सभी मुद्दों का समर्थन करूँगा। मगर सुनने में तो यह भी आ रहा है कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस, बीजेपी व सांप्रदायिक ताकतें हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि अन्ना और बाबा को संघ का समर्थन हासिल है, तो उससे क्या आंदोलन का उद्देश्य कमजोर हो जाता है? क्या जिन सवालों को लेकर अन्ना हजारे या बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे हैं, वे बेमानी हो जाते हैं? क्या आज हमारे देश में भ्रष्टाचार और काला धन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या देश और जनता से जुड़े इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का हक नहीं है? राधिका जी, भ्रष्टाचार और काला धन पूरे देश की समस्या है और आंदोलन के पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, मगर ये मुद्दे हैं तो विशुद्ध और गंभीर, जिनके लिए कड़े कानून बनाने ही होंगे। साथ ही काले धन को देश में वापस लाने के लिए भी ठोस रणनीति अपनाने की भी सख्त जरूरत है। राधिका जी को व्यवस्था के विरुद्ध इस लड़ाई में हम सभी को लड़ना चाहिए या लड़ने वालों का समर्थन करके उनका हाथ मजबूत करें। भ्रष्टाचार से सभी परेशान हैं, इसलिए हर धर्म और मजहब के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के बारे में अध्यादेश जारी करने की बजाय लोगों को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। इससे तो यही समझ आता है कि सरकार ना तो लोकपाल का गठन करना चाहती है और ना ही विदेशों में जमा कालाधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहती है। शायद इसके पीछे कारण यह है कि काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने से सरकार के मंत्रियों और उसके सहयोगी दलों के कई नेता बेनकाब हो जाएंगे। राधिका जी, काले धन के खिलाफ कार्रवाई में देरी देश के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इस दौरान भ्रष्ट लोगों को अपने अवैध धन को मुखौटा कंपनियों में लगाने का मौका मिल जाएगा। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के कुछ लोग झूठे, धोखेबाज और षड्यंत्रकारी हैं। लोगों पर आधी रात में लाठियां और आंसू गैस के गोले चलाए गए, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी उस कार्रवाई को जायज बता रहे हैं, जबकि उसे षड्यंत्र के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अहिंसा के साथ किसी भी परेशानी के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों पर, जिसमें निर्दोष बच्चे और महिलाएं शामिल हो, इस तरह की कार्रवाई को जो लोग जायज बता रहे हैं, वे लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ऐसे कृत्य को किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। किशन जी, अगर 1 मिनट के लिए कार्रवाई के सही या गलत के मुद्दे को भुला दिया जाए, तो आप पाएंगे कि औरतों और बच्चों को मिले कष्ट के लिए कुछ हद तक उनके माता पिता की मूर्खता जिम्मेदार है। मूर्खता? कैसी मूर्खता? राधिका की बात बीच में ही काटते हुए किशन ने पूछा। किशन जी, बच्चों को इस आंदोलन में लाने की क्या जरूरत थी? राधिका जी, बहुत जरूरत थी, और जिसे आप मूर्खता कह रही है, वह भविष्य की तैयारी है। यह इसलिए जरूरी है ताकि नई पीढ़ी बचपन से ही अपने अधिकारों के बारे में और गलत व्यवस्था ठीक करने का तरीका जाने। उनमें भ्रष्ट व्यवस्था से संघर्ष करने का जज्बा पैदा हो और बचपन से ही उनमें गलत चीजों को मिटाने और अच्छे संस्कार अपनाने की भावना जन्म ले। मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं था
चलो आपकी ये बात तो मैं मान लेती हूँ, मगर एक बात तो आपको मेरी माननी ही पड़ेगी कि हमारे देश के तत्काल सिस्टम को देखते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को कामयाबी आसानी से नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई कितनी कामयाब होगी यह तो वक्त ही बताएगा। और ये भी सही है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर ये भी याद रहे सिस्टम के खिलाफ जाकर तख्ता पलट करने वाला क्रांतिवीर कहलाता है। राधिका जी, इस मुद्दे पर तो कितनी भी देर बहस की जा सकती है और इसका नतीजा जो भी होगा वह सबके सामने आ ही जाएगा। इसलिए इसे यही विराम देते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको कैसी लाइफ पसंद है? किशन ने पूछा। किशन जी, बात तो आपकी एकदम सही है, राधिका ने सहमति जताते हुए कहा। मैं तो फिल्मी लाइफ जीना चाहती हूँ, जैसी लाइफ फिल्मी हीरोइनों की होती है, जैसे देश विदेश की खूबसूरत जगहों पर घूमना, अपने हीरो के साथ रोमांटिक गीत गाना वगैरह वगैरह। राधिका जी, मेरे लिए तो ये पार्क ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ आप मेरे साथ हो और आप मेरा साथ दो तो मैं गाना भी गा सकता हूँ। अरे मगर यहाँ वो बात कहाँ? राधिका ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। क्यों, क्या कमी है यहाँ? इस पार्क में भी तो चारों तरफ हरियाली है, हरे भरे पेड़ है यहाँ। क्या ये मौसम प्यारा नहीं है? चलो अब बहाने छोड़ो और गाना शुरू करो। किशन, पागल हो क्या? हम कैसे गा सकते हैं? गाने ऐसे ही थोड़े ना बन जाते हैं अजी, मगर अपने मनोरंजन के लिए तो हर कोई गुनगुनाता है, हम भी वही करेंगे। वैसे ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो। चलो मैं शुरू करता हूँ। आपके मन में उसके जवाब में जो भी आए वो आप बोलना, मगर उसमें थोड़ा सा प्यार का अंदाज मिला देना। गीत अपने किशन भावनाओं में बह गया, जाने में कैसे कह गया, ढा गया सबर का बांध, हो गया मन बेकाबू। राधिका बोली, क्या? किशन ने कहा, अरे ए छोरी सुन, आई लव यू। राधिका बोली मदहोशी में, जो बोला कभी होश में भी तो बोल दे, चाहे मेरा दिल, तूने जो कहा मैं भी अब वो बोल दूं। किशन बोला, क्या? राधिका ने कहा, अरे ओ छोरे सुन, आई लव यू। किशन ने कहा, क्या है तू जादूगरनी जो यादों पे मेरी छा गई। राधिका बोली, बात ये तूने ऐसी की जो मेरे दिल को भा गई। किशन ने कहा, जीने में मजा आने लगा तुम संग लगा के यारी। राधिका ने कहा, छा गए तुम भी यारा, कर लिया ये दिल काबू। किशन बोला, क्या? राधिका ने कहा, अरे ओ छोरे सुन, आई लव यू। राधिका बोली, क्या कहेगी दुनिया, करो होश अब कुछ तो। किशन ने कहा, क्या हुआ ना जाने, कुछ समझ ना आया मुझको। राधिका बोली, तुमसे डर सा लगता है, कर दोगे रुश्वा मुझको। किशन बोला, अच्छा जी ना बोलूंगा, मगर इशारे में तो कह दूं। राधिका बोली, क्या? किशन ने कहा, अरे ए छोरी सुन, आई लव यू। राधिका बोली, अरे ओ छोरे सुन, आई लव यू। अरे वाह किशन जी, आपने तो कमाल कर दिया। अजी कमाल क्या, आप मेरा साथ देते रहिए, धमाल अभी बाकी है। मैं जानी हूँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है, दो पल हो प्यार के तेरे संग, बस जिंदगी बथेरी है। राधिका जी, आप चुप क्यों हो गई, गाओ। बस बस किशन, बहुत अच्छे, अब तो मुझे यकीन है आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। शुक्रिया मैडम। अब एक बात बताओ, आप प्रदीप को कैसे जानती हो? प्रदीप? आप किस प्रदीप की बात कर रहे हैं? वही जो पार्क के गेट के पास आपसे बात कर रहा था। ओ प्रदीप जी, वह तो मेरे जीजा जी के दोस्त थे, मगर मेरे लिए तो वह भगवान जैसे हैं। जैसे मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारी मदद की, वह सब बस भगवान ही कर सकता है। इसने कौन से मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर दी? किशन ने उखड़े स्वर में कहा। बीते दिनों में मेरे जीवन में जो मुसीबतें आई थी, मैं उन्हें याद करके उस बुरे वक्त को दोहराना नहीं चाहती। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप भी उन्हें जानते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो फिर क्यों पूछ रहे थे उनके बारे में? मुझे लगा शायद वह आपको परेशान करता हो, किशन ने कुछ खींच कर कहा। अच्छा बाबा सॉरी, अब गुस्सा छोड़ो, आपने वादा किया था आज हम डिनर साथ करेंगे। हाँ हाँ मुझे याद है। ये हुई ना कुछ बात, राधिका ने इठलाते हुए कहा और दोनों एक रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े।
हाय री छमक छल्लो, एक बार जरा ऐसी ही अगंडाई लेकर हमारे साथ आ जा, डिनर तो तुझे हम भी करा देंगे। राह चलते 3 लड़कों ने राधिका को छेड़ते हुए कहा। ये क्या बदतमीजी है, किशन ने कहा। किशन चलो यहाँ से, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, राधिका ने कहा। अबे ओ चिकने चल फूट ले, अब ये छमिया हमारे साथ जाएगी। जबान संभाल कर बात कर कुत्ते कहते हुए राधिका ने उस बदमाश पर हाथ छोड़ दिया, लेकिन दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। वाह री मेरी बुलबुल, बहुत गर्मी है तुझ में, अब तू देख ये कुत्ते भौंकते ही नहीं बल्कि काटना भी जानते हैं। बाकी बचे 2 लड़कों ने किशन को पकड़ रखा था। किशन भी मन बना चुका था कि वह तीनों से एक साथ भिड़ने की बजाय एक एक करके तीनों को तसल्ली से। कहते हैं इंसान सारे जीवन काल में अपने आत्मबल का 10% भी इस्तेमाल नहीं करता। जब कभी इंसान पर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि यदि वह नाकामयाब हो गया तो वह अपनी ही नजरों में गिर जाएगा, या यूँ कहें कि इंसान अपने माता पिता या किसी अन्य जान से ज्यादा अजीज को मुसीबत में पाता है, तब इंसान अपने आत्मबल का 100% इस्तेमाल करता है। ऐसी स्थिति में वह नाखूनों से खरोच कर किसी पर्वत में से भी रास्ता बना सकता है। किशन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों लड़कों की गिरफ्त से खुद को आजाद कराया। वह शेर की सी दहाड़ के साथ तीसरे लड़के पर टूट पड़ा और उसका कान काट खाया। किशन इतने जोर से चीखा था कि तीनों लड़के कुछ पल के लिए सहम गए थे। इस बीच राधिका भी खुद को आजाद करा चुकी थी। किशन ने अब तक लड़के का कान नहीं छोड़ा था, जबकि लड़का दर्द के मारे तड़प रहा था। अपने साथी की चीखें सुनकर दोनों लड़कों ने उसे छुड़ाने की जोरदार कोशिश की। किशन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि दोनों के पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आखिर दोनों ने अपने दोस्त को छुड़ा लिया। अब दोनों लड़कों ने मिलकर किशन को मारना शुरू कर दिया तथा कान कटे लड़के ने राधिका को पकड़ लिया। एक जोरदार घूंसे के प्रहार से किशन लड़खड़ाकर सड़क पर गिरा, जहां उसे एक आधी ईंट पड़ी हुई दिखी। किशन ने इसे उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उस कान कटे लड़के की तरफ फेंका, जो इस वक्त राधिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ईंट सीधे जाकर कान कटे लड़के के कूल्हे पर लगी और वह हाय माँ मर गया री माँ की हृदय विदारक चीख के साथ कूल्हे पर हाथ रखकर वहीं सड़क पर लेट गया। अपने कान कटे दोस्त को इस तरह कराते हुए देखकर दोनों लड़कों ने पागलों की तरह किशन को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने किशन को लहूलुहान कर दिया। किशन को कमजोर पड़ता देख राधिका ने सहायता के लिए पुकारना शुरू किया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ हो गई। भीड़ में से एक नौजवान उनकी मदद के लिए आगे आया और तीनों लड़कों को मार भगाया। किशन ने उस नौजवान को देखा तो वह हैरान रह गया। वह नौजवान प्रदीप था। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरी मदद की, किशन ने कहा। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि मैंने मदद करने से पहले ये नहीं देखा था कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ। सहायता के लिए आवाज किसी लड़की ने लगाई थी, इसलिए मैंने मदद की थी, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं तुमको देख लेता तो तुम्हारी मदद नहीं करता। अरे भाई, मेरी तुमसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद ना करूं। किशन और राधिका दोनों ही ने प्रदीप को धन्यवाद दिया। किशन एक अजब सी उलझन में था कि जिस प्रदीप को आज तक वह एक बुरा लड़का और अपना दुश्मन समझता था, आज उसी प्रदीप ने उसके प्यार की इज्जत बचाने में उसकी मदद की। वह मन ही मन खुद को प्रदीप के एहसान तले दबा महसूस कर रहा था। बाबूजी, अगर किसी का दुश्मन उसकी कोई मदद कर दे तो उसे क्या करना चाहिए? किशन ने श्री हरि नारायण से पूछा। बेटा, ऐसे में उसे उस दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देना चाहिए। मगर बाबू, एहसान से दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही ख्याल आया था बाबूजी। किशन ने अगली ही मुलाकात में प्रदीप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बिना सोचे समझे या किसी के बारे में जाने बिना की हुई दोस्ती ज्यादा दिन नहीं रहती, इसलिए मैं पहले ही आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, प्रदीप ने कहा। कहो क्या बात है?
मैं सीमा से प्यार करता हूँ और चाहे जो हो जाए मैं उसे नहीं भूल सकता, इसलिए सोच लो। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।